सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में राजन सीरीज के अंतर्गत अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3 आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और ये जो पार्ट 3 है ये आपका लास्ट पार्ट है, यानी कि इसके बाद आपके सभी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 से 102 तक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था सेकेंड पार्ट में। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 से। SCERT का पूरा नाम क्या है? SCERT का पूरा नाम क्या है? SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आप नाम याद रखिएगा, या राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 104 है NCERT का पूरा नाम क्या है? तो NCERT में जहां पर स्टेट है यहाँ पर नेशनल हो जाएगा, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो आप देख सकते हैं SCERT में यहाँ पर राज्य आ गया है और NCERT में यहाँ पर राष्ट्रीय आ गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो आप नाम याद रखिएगा। और SCERT की स्थापना कब हुई थी? 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा। तो SCERT की स्थापना 1981 और NCERT की स्थापना 106 में पूछा है 1961 में हुई थी। आपको याद कैसे रखना है? पहले NCERT की स्थापना हुई थी, उसके बाद SCERT की स्थापना हुई है, ठीक है, इसी के आधार पर। तो 1961 में पहले NCERT, फिर 1981 में SCERT, यानी कि 20 साल का गैप है दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 20 ईयर का गैप है। क्वेश्चन नंबर 107 है पोषाहार वितरण योजना क्या है? शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 109 है CMAT का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 110 है CMAT का गठन कब हुआ था? दोस्तों, CMAT का गठन 1995 में हुआ था, यानी कि 1995 में। क्वेश्चन नंबर 111 है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? SCERT का कार्यालय कहाँ पर है? आपको पता है SCERT कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 112 है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। क्वेश्चन नंबर 113 है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो NCTE में कुल 41 सदस्य होते हैं, 41। क्वेश्चन नंबर 114 है स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2004 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 115 है सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? सर्व शिक्षा अभियान का गठन 2001 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 116 है ECCE का पूरा नाम क्या है? तो ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का पूरा फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 117 है DPEP का पूरा नाम बताइए। DPEP दोस्तों मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 118 है DPEP का आरंभ वर्ष क्या है? DPEP 1997 में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है DPEP के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों के नाम बताइए। तो प्रथम चरण में 50 से 60 जनपद, द्वितीय चरण में 22 जनपद और तृतीय चरण में 32 जनपद इसमें चयनित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 120 है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से क्या है? प्रभावी है, यानी कि कार्य अपना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 121 है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या टोटल 10 है। क्वेश्चन नंबर 122 है संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके अंतर्गत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है
OB का पूरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 124 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई 5 मई 1988 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 है, पोषाहार वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि MDM योजना की शुरुआत कब की गई, या फिर मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत या पोषाहार वितरण योजना की शुरुआत। अक्सर आपको पोषाहार वितरण योजना जब भी मिलेगा तो आपको 15 अगस्त 1995 ये डेट याद रहनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 है, न्यूपा का पूरा नाम बताइए? तो न्यूपा का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 127 है, न्यूपा का प्रधान कौन होता है? तो न्यूपा का प्रधान होता है निदेशक, और न्यूपा का जो प्रधान होता है निदेशक, ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे है? तो नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है? वो है डायट के ऊपर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के ऊपर है ये दायित्व। ठीक है, डायट। क्वेश्चन नंबर 129 है, DPEP का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये बार बार आप देखिए एग्जाम में आपके इस पूरे सीरीज में कई बार ये क्वेश्चन आया है, DPEP का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 130 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1994 में, यानी कि DPEP की शुरुआत हुई 1994 में। क्वेश्चन नंबर 131 है, 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आए? तो कुल 22 जिले चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 132 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसे विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। इसीलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया गया था कि बच्चे स्कूल के प्रति क्या हो? आकर्षित हो। क्वेश्चन नंबर 134 है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 135 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? आपको अच्छे से पता है कि सर्वप्रथम साक्षर राज्य कौन है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 136 है, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया? तो ये 2002 से सभी जनपदों में संचालित किया गया। क्वेश्चन नंबर 137 है, सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है? सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से चलाते हैं। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है इस कार्यक्रम में, यानी कि केंद्र सरकार का 65% योगदान होता है और राज्य सरकार का 35%। क्वेश्चन नंबर 138 है, NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया गया, लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 139 है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए। तो दोस्तों, महिला साक्षरता की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां, ऐसी जगहों पर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है NPEGEL कार्यक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 140 है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया था? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 141 है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? दोस्तों 12%, 12% थी आजादी के समय, यानी कि 1947 में। क्वेश्चन नंबर 143 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 144 है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे को करीब 1200 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता
होती है? क्वेश्चन नंबर 145 है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो एनसीएफ 2005 का अस्तित्व पाठचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 146 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशा है? लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि कोई किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा मिले, यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 147 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो ये है सभी को शिक्षा देना। दोस्तों आप सभी को पता है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाए एक है, ये भी आपको पता है, जिसके अंतर्गत ही सभी को शिक्षा देना आएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था? डीपीईपी योजना का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं? निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में कठिनाई क्या है? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासन की कमजोर नीतियां हैं, राजनीतिक कठिनाइयां हैं, शिक्षकों का बहुत अभाव है, आपको पता है। तो ये सभी क्या है? भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में बाधक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए नमन कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? यह योजना 1989 में 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 153 यानी कि 153 है, जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के दो अधिकार बताइए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में छात्रों के ठहराव को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 154 है, प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, बनारस, गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 155 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। तो नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 156 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के किन्हीं दो कार्यों को लिखिए। तो प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों के संचालन। क्वेश्चन नंबर 157 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई? तो 17 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 158 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही सभी जनपदों में बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 159 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स यह एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 160 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें यथासंभव 1 महिला होंगी, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री।
क्वेश्चन नंबर 162 है, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? ये पॉइंट में इतनी बार आप लोगों को ये चीज समझा चुकी हूँ कि अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय का मतलब व्यय, यानी कि बच्चा कुछ दिनों तक तो स्कूल में आया लेकिन फिर उसने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ करके बच्चा चला गया बिना अपनी शिक्षा पूरी किए। जबकि जो अवरोधन होता है वो एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक अगर बच्चा पढ़ता है, वो बार बार फेल हो जा रहा है एक ही कक्षा में, तो ये हो जाता है अवरोधन। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही उसे किसी स्तर पर छोड़ देना है, यानी कि बच्चा स्कूल छोड़ करके चला गया है। और अवरोधन का तात्पर्य होता है एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रुकना या ठहरना, यानी कि बच्चा पास नहीं कर पा रहा है परीक्षा को, या एक ही कक्षा में वो बार बार पढ़ रहा है, तो ये हो गया अवरोधन। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके राजन सीरीज में हमने कंप्लीट ही करवा दिए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी खत्म हो गए आपके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए और अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सभी वीडियोस को देखिए। अगर आप खाली हमारे सभी वीडियोस को देख करके चले जाते हैं जितना हमने पढ़ाया है, तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जितने भी वीडियोस अब तक हमने बनाए हैं आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, कभी भी कहीं भी दिन रात जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हो सभी वीडियोस को। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है। सभी विषयों का आप आसानी से देख सकते हैं, सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है, डाउट है, हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो आप बिल्कुल मत भूला करिए। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे, और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ सके और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।